दोस्तों ऐसा है, जब लैंड लिमिटेशन होता है ना, तो उस लोकेशन पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसे डिमोलिश किया जाता है और उसे रीबिल्ड किया जाता है या फिर रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। और ये कहानी शुरू हुई थी मुंबई से। लेकिन मुंबई में जब लोगों को ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल नहीं थी, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, ज़्यादा लैंड्स अवेलेबल नहीं थे, तो नवी मुंबई का निर्माण शुरू हुआ, नवी मुंबई का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। और उसका पहला जो नोड था वो था वाशी। अब ऐसा है कि ये कहानी काफ़ी साल चली, लेकिन जो प्रीवियस कंस्ट्रक्शन थे वो ऑलरेडी नवी मुंबई के वाशी लोकेशंस के वो आखिरी कगार पे थे, वो गिरने वाले थे। कुछ सोसाइटीज़ ऐसी थी कि अभी उसको डिमोलिश करने की भी ज़रूरत थी। और वही फिर रीडेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था नवी मुंबई में भी शुरू हुआ। हालांकि नवी मुंबई के डिफरेंट लोकेशंस पे भी आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन जब बात आती है वाशी जैसे लोकेशंस पे तो नए प्रोजेक्ट्स आपको देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन रीडेवलपमेंट के नए प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। और जब ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट्स देखने में जाओगे मार्केट में ना, तो एक नाम सबसे ज़्यादा आपके सामने आएगा और वो है ईवी होम्स। तो आज के इस एग्जीबिशन के डे 1 को हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है कि ईवी होम्स के पेविलियन पे, और हमारे साथ विकी सर है। सर वेलकम। हाय गणेश। बाय। तो सर आप बताइए, रीडेवलपमेंट के मेरे ख्याल से 6-7 कुछ आज के डेट में प्रोजेक्ट्स है आपके पास। कितने प्रोजेक्ट्स है रीडेवलपमेंट के? तो अभी हम लोग के पास टोटल 7 से 8 प्रोजेक्ट हमने लिया हुआ है। अब कैसे पॉसिबल होता है सर? देखो, रीडेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा पेचीदा होता है, बिकॉज मल्टीपल लोग होते हैं, उनको कन्विंस करना, इतने लोगों को कंट्रोल करके फिर प्रोजेक्ट कर, तो इतने लेवल पे प्रोजेक्ट्स आपने हासिल किए और काम शुरू हुआ है काफ़ी जगह पे, ये कैसे पॉसिबल रहा? सो बेसिकली ये इसकी कहानी है छोटी सी पीछे। ओके। तो माई फादर इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ही वॉज इन MSCB। ओके। वहाँ से जब वो 1970s में नवी मुंबई में आए, वाशी में आए, तो वाशी था सिर्फ। तो 1970s में यहाँ पे कुछ नहीं था। तो सिंस ही वॉज इन MSCB, तो लोग जो आ रहे थे वाशी में रहने के लिए, तो उनका मीटर कनेक्शन, उनका इलेक्ट्रिकल बिल, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये करना। तो सिंस ही वॉज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वहाँ पे वो MSCB में बैठ के उनके साथ रिलेशन करके ग्राउंड रियलिटी से वो जुड़े हुए थे, और स्लोली उसमें से वो कॉन्ट्रैक्टर बने। वी हैव डन द पाम बीच रोड, मुलुंड ऐरोली ब्रिज, ओके, NRI कॉम्प्लेक्स, गरोंदा मास हाउसिंग स्कीम्स, वाशी टू पनवेल रेलवे स्टेशंस। वी सब इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स में हम नंबर 1 हो गए। ओके। लेकिन हमारा ग्राउंड कनेक्ट तभी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ था लोगों के साथ। फिर हम लोग प्लॉट्स लेने शुरू किए, हमने टेंडर प्लॉट्स लिए, सोसाइटी प्लॉट्स लिए, 12.5% लिया। और लेते लेते बाद में हमारी जो डैड की विजन था कि रीडेवलपमेंट में हम जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो थे जिनको उन्होंने इलेक्ट्रिकल मीटर का कनेक्शन दिया था वाशी में, ऑलरेडी इतने कनेक्टेड थे हमारे साथ में लोकल जगह से कि वो हमको पूछते थे हमारे घर का क्या होगा, हमारा घर अभी टूट रहा है। क्योंकि सिडको ने जब ये घर बनाए थे, बिल्डिंग्स बनाए थे, तो वो थोड़े से वो टाइम पे सीमेंट का क्वालिटी, कंक्रीट का क्वालिटी, इसमें से बहुत प्रॉब्लम्स था। तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, क्योंकि वो एक टाइम पे स्टैंडर्ड्स भी सेट नहीं थे, तब सेट भी नहीं था। सो एक तो जो मैं कर रहा था डायलापिडेटेड, 10 साल में डायलापिडेटेड हो गया। तो सिडको की इतनी हालत ख़राब हो गई, सिडको ने इमीडिएटली बाजू में जुबीनगर में एक प्लॉट लेके और 10 बिल्डिंग बना दिया, और इनको पहले रिहैबिलिटेट किया। और हमारा सिचुएशन ऐसा हुआ कि वो भी डायलापिडेटेड हो गया। तो हमने उसको, वो रिहैब ट्रांजिट बिल्डिंग को भी हमने अच्छा किया, रेक्टिफाई किया। और यहाँ पे हमने तो क्या हो गया कि नई मुंबई में ट्रांजिट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हमने फर्स्ट टाइम ट्रांजिट बिल्डिंग भी लेके आए। तो हम लोग ने कोविड के टाइम पे क्या हो गया, कोविड में लोग बोले ये बिल्डिंग गिर रहा है, हम कहाँ जाएँ, भाड़ा पे जाना पड़ेगा। तो हमारा जो CC नहीं आया तो भाड़ा कैसे चालू करेगा। तो हम लोग एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए करके मेरे फादर ने एक बोल्ड स्टेप लिया कि हम ट्रांजिट बिल्डिंग बना देंगे। वैसा हम लोग हमारा कैसा कर देंगे, बिफोर द CC हो तो विल एक्सपेंडेड। तो हम लोग ने बॉम्बे जाके स्टडी करके बॉम्बे से अलग लेवल का एक ट्रांजिट हमने यहाँ पे बनाया। देयर आर ओनली 2 ट्रांजिट कैंप्स, ट्रांजिट बिल्डिंग्स, कैंप नहीं बोल सकते, इट्स अ ट्रांजिट बिल्डिंग। सो वो हमने बनाया जो नई मुंबई में नहीं था। एंड फर्स्ट रीडेवलपमेंट, तो रीडेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वाशी में, नई मुंबई में बराबर से आया नहीं था। वो टाइम पे हमने रीडेवलपमेंट का एक प्रपोजल डाला, और वो प्रपोजल इतना सक्सेसफुल हो गया कि वो 1.5 FSI में बनाया हम लोग ने। करेक्ट। सिर्फ शॉप था हमारे पास और हमने रेस्टोरेंट बना के दिया। तो उतने कम मार्जिन में हमने जब बना के दिया, क्योंकि हम सब इंजीनियर्स हैं, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, तो हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर के जैसे मार्जिन में हम लोग ने जब काम किया, तो उसका एक जो अप्रोच था कि लोगों का एक एक्सेप्टेंस हुआ। तो हम लोग ने सोचा कि अभी इसमें हम और क्या कर सकते हैं और कितने ग्रोथ कर सकते हैं, कि मार्जिन ज़्यादा नहीं है इसमें, एंड इट इज़ अ वेरी सेल्फलेस जॉब, यू हैव टू बी
24/7 कभी भी मुझे फ़ोन आ जाएगा। हम लोग के फ़ोन नंबर्स सोसाइटी के सबके पास है, तो कोई भी कभी भी फ़ोन कर रहे हैं, यार मेरा एक अकाउंट में आया नहीं है, वो नंबर मिस्टेक था, या फिर यार मेरा बिल इलेक्ट्रिसिटी मीटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना था, ऐसा हो गया यार, और सोसाइटी ऐसा बोल रहे, तो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी हम बात करते हैं मैनेज, क्योंकि वो माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जॉब है कि जैसे कि एक सोसाइटी में मेरे 368 टेनेंट्स हैं, दूसरे में 200 टेनेंट्स है, तो इनको सब मैनेज करना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम जब हम ट्रांसपेरेंट है, सच्चाई से बात करते, तो हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमने झूठ तो बोला नहीं कभी, तो सच्चाई से हम बताते, सब कुछ बताते, ये ऐसा है और ये है। बहुत सारा आपसे नहीं, हमसे होगा तो हम बोलेंगे होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो अभी भी बाद में जो जॉब जो अलग जो रिडेवलपमेंट्स मिले हैं मुझे, तो कहीं पे भी मैं हाईएस्ट नहीं था, मतलब मेरा टेंडर होने के बाद में किसी ने आके मेरे से ज़्यादा भी दिया है, बोला है कि मैं ज़्यादा देता हूँ, ये उसको मत दो, हमको दे दो। तो मेरे पास भी आया, बोला सर मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मेरे को रीडेवलपमेंट किसी ने किया नहीं है, रीडेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नवी मुंबई में हार्डली किसी के पास है, मतलब रीडेवलपमेंट करके कंप्लीट किया एक्सपीरियंस तो किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास है। और रीडेवलपमेंट करते हुए बहुत लोग का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसमें हाथ जलाए हुए, तो सक्सेसफुल किसी ने किया नहीं अभी तक। हमारा तो क्या 28 स्टोरी हो गया, हमारा 27 स्टोरी कंप्लीट हो गया बिल्डिंग का। तो उसमें क्या है कि हम लोग ने जो सीखा, तो उसमें हमको मालूम है कि कैलकुलेशन में कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है। अभी वो एक्सपेंडिचर पूरा हमारे पास लिखा हुआ है, अगर वो एक्सपेंडिचर दूसरा किसी को पता नहीं है और वो बोलता है कि मैं ज़्यादा दे देता हूँ, तो भाई वो उनसे करो लोग, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कैलकुलेशन है, हमको प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करना है। करेक्ट। तो ये एक सेल्फलेस जॉब है, यू हैव टू बी 100% कमिटेड एंड 100% लॉयल टू द पीपल। और ये याद रखना है कि 2 कस्टमर है यहाँ पे, एक हमारा क्लाइंट है जो लैंडलॉर्ड है, सोसाइटी है, Correct. और दूसरा हमारे कस्टमर्स है जिनको हम फ्लैट दे रहे हैं, बायर। तो यहाँ पे ये 2 साइडेड तलवार है। अभी नॉर्मल ऐसा है कि हम लैंड लिए हैं, तो लैंड लिए हैं और हमने फ्लैट बेचा है, अभी फ्लैट बेचने वाले को हैंडल करना है, लैंड का किसी को हैंडल नहीं करना है, या फिर एक सिंगल लैंडलॉर्ड रहेगा जिसको चेंज किया। यहाँ पे इधर 368 लोग, इधर 268 लोग, तो इन दोनों को हैंडल करना है, 500-600 लोग, तो 500-600 लोग को हर एक प्रोजेक्ट में हैंडल करना है। सो इट इज़ अ वेरी टफ जॉब, एंड एट द सेम टाइम इसमें अगर मास्टरी करके PhD किसी ने कर लिया, देन इट इज़ सो मेरे फादर ने मेरे को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इधर करने के लिए, बिकॉज उनका विजन था, एंड मैंने वो विजन के आगे जाके अभी मेरे पास और 6-7 प्रोजेक्ट मिले हमको, एंड सब जगह पे यही फिलोसफी, ट्रूथफुल रहो, ट्रांसपेरेंटली काम करो, सब कुछ सच्चाई से बता दो, नहीं होता तो बोलो नहीं होगा, होगा तो बोलो हाँ होगा, मैं करके दूंगा, मतलब टाइम का आगे पीछे होगा, लेकिन हम करके देंगे, वो एक बार वादा किया है तो करके सकते हैं डेफिनेटली। और आपके लेकिन आज मतलब मेरा आज एक जो लाइन आपने बोली ना, उसमें मेरा पूरा दिन बन गया। ठीक है, आपने एक चीज़ कही अभी कि झूठ बोला नहीं है तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सच बोला है तो उसको याद करने की, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में ऐसा ही है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो क्या बोला था वो याद नहीं रहता, लेकिन सच बोला है तो अगली बार आप 100 बार पूछो, घूम के पूछो, तो वो चीज़ें चेंज होने वाली है। तो ये लाइन तो चलो आज ये सुन के मेरा दिन बन गया फिर से। और ऐसा है दोस्तों कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा लगाने से अच्छे प्रोजेक्ट नहीं बनते, तो अच्छा थॉट करने से, अच्छा प्रोसेस रखने से। तो जैसा आपने बताया अभी कि एक तरफ 300+ लैंडलॉर्ड्स है और दूसरे 200+ बायर्स हैं, तो इन सब के साथ अलग अलग बातें करोगे तो अलग अलग कितना ही याद कर लोगे, लेकिन जो है वन शॉट में बता दिया तो सबके लिए सेम स्टेटमेंट होगा। चलो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोसेस के वजह से इतने रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेना पॉसिबल रहा है। ठीक है, तो चलिए आप बताइए अभी कौन से लोकेशंस पे प्रोजेक्ट्स है आपके पास? सो अभी हमारे पास जो लोकेशंस चालू है वो वाशी में हमारा मेन फोकस है। तो वाशी में हमको अभी 3 प्रोजेक्ट मिला है। ठीक है, कोपरखेरना में सी फेसिंग में हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो हमको अभी मिला है, जिसका एग्रीमेंट हो चुका है डेवलपमेंट। आई एम सॉरी मैं रोक रहा हूँ, लगे आप प्राइसिंग भी बता दो कि लोगों को समझ में आएगी। प्राइसिंग सर, एक बात हमारी एक और चीज़ ऐसी है कि वो माइक्रो मार्केट, सो लोग क्या नवी मुंबई को एक माइक्रो मार्केट समझते हैं, ऐसा नहीं है। माइक्रो मार्केट के अंदर माइक्रो मार्केट्स है, जैसे कि वाशी एक माइक्रो मार्केट है, कोपरखेरना एक माइक्रो मार्केट है। तो लोगों को, बॉम्बे के लोगों को मालूम नहीं है, तो नहीं लगता कि नवी मुंबई बोला तो बहुत चीप है, तो समझेंगे सेम है, सब जगह पे चाहिए। अभी मेरा पुष्पक नगर के आगे एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे मैं अफोर्डेबल, सही में अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहा हूँ। यस आई स्टिल रिमेंबर दैट प्रोजेक्ट। रायगढ़ में अपना स्टॉल था जो बंदे को उसमें गाड़ी लगा था। यस फर्स्ट प्राइस। ये चलो अभी स्टोरी निकल गया तो मैं बता देता हूँ कि रायगढ़ का जो एग्जीबिशन हुआ था ना, उसमें लकी ड्रॉ रखा था, जो बंदा बुक करेगा उनके सबके लकी ड्रॉ निकलेंगे और उसमें से एक लकी ड्रॉ को 4 व्हीलर मिलेगा। करेक्ट। और आप
मतलब नसीब कैसा होता है देखिए, सबसे सस्ता फ्लैट ईवी उसके पास था उस एग्जीबिशन का, और सबसे सस्ता बुक करने वाले को वो बेचारे का पहला घर था, उसको वो गाड़ी लगा। और उसके पास गाड़ी का पार्किंग भी नहीं है। लिमिटेड पार्किंग से उसने 1 आर के लिया था, और 1 आर के नहीं पार्किंग नहीं था, बाइक पार्किंग था, एंड 1 BHK को पार्किंग था। तो बेचारे को वो ऐसा करके ऐसा भी कुछ होता नहीं, वॉज नॉट बिलीविंग कि नहीं, बाद में जब उसको लगा, उसने बुकिंग किया, वो हम लोग ने उधर दे दिया और उसको लग गया गाड़ी। और बाद में जब आके उसको बताया तो बोला यार क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मैं तो कैंसिल करने की सोच रहा था। क्योंकि वो जो कैटेगरी के लोग हैं उनको थोड़ा सा वो पैसा अरेंज करना होना है, गाड़ी का भी नहीं, वो बैंक का अप्रूवल, तो चैलेंजेस रहते हैं उनके साथ। तो ही वॉज थिंकिंग ऑफ ही वॉज इन ड्यूअल माइंड कि मैं लूँ नहीं लूँ, लेकिन हमने उसको मोटिवेट किया। एक्चुअली दैट प्रोजेक्ट, मेरे फादर का एक मिशन ऐसा है कि वो दैट इज अ चैरिटी फॉर अस। हम लोग उसमें कुछ पैसा कमाने का नहीं सोच रहे, दैट इज़ एक्चुअली चैरिटी। क्योंकि वो वहाँ पे हमारे स्टाफ है, हमारे खुद की कंपनी के स्टाफ है, और बाकी जो स्टाफ्स हैं उनके लिए हम लोग एक प्रपोजल बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अभी 16 लाख और 18 लाख के रेंज में या फिर 20 लाख के रेंज में किसी को अगर 1 आर के भी लेना है तो उसको जाना पड़ता है पनवेल के आगे करजत वर्जत। करेक्ट। हमने क्या किया, हमने पूरा एरिया स्टडी किया और हमने देखा कि यार सबसे नज़दीक कौन सा है जो एरिया सिटी के। तो हमको मालूम पड़ा कि वो जो एरिया है वो है मुसारे, क्योंकि दैट इज़ नॉट एक्वायर्ड बाई सिडको एंड नैना के अंडर में आता है, सिडको के बॉर्डर पे। तो हमने वहाँ पे मुसारे गाँव में पूरा हमने खरीदी चालू किया है, और हमने वहाँ पे काफ़ी लैंड लेकर रखा है। तो उसमें से हमारा एक प्रोजेक्ट है ये जो सबसे नज़दीक है, और वहाँ पे हम 18 लाख 20 लाख में दे सकते हैं फ्लैट। तो ये हमारा एक विजन था डैडी का कि हम लोग को एक वी नीड टू गिव एक्चुअल अफोर्डेबल हाउसिंग। ऐसा नहीं कि अफोर्डेबल हाउसिंग बोला तो दूर चले गए, कभी तलवा जाके आगे गए, फिर रायगढ़ के एंड में चले गए, ऐसा हम लोग को नहीं कर रहा था। एंड ये हमारे स्टाफ के लिए अच्छा है क्योंकि वो दिल से बनाया ना, इसका आर्ट सिटी नाम रखा है उन्हें, आर्ट सिटी नाम रखा है। तो बढ़िया। तो हम अभी यहाँ पे वाशी में आपके पास प्रोजेक्ट्स है, साथ ही साथ कोपर करने में है। नेरुल में हमारा 2 प्रोजेक्ट लिया है हमने, हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। पाम बीच रोड के पैरेलल रोड पे, जो मतलब पाम बीच रोड ही है, वो समझो प्रशांत कॉर्नर के बाजू में है। ठीक है। तो ये सब जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है कि लोगों को पाम बीच में जिन्होंने मौका मिस किया उनको पाम बीच पे वापस मिल रहा है। तो पाम बीच पे रीडेवलपमेंट करना इट्स लाइक इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल जॉब, लेकिन भगवान ने हमको ऐसा 2 प्लॉट दिया हमको, मिल गया। और सब प्लॉट हमारे मिनिमम 1 एकड़ के ऊपर के हैं, 2 एकड़ 3 एकड़ के आसपास का प्लॉट्स है। तो वो प्लॉट्स में हम बहुत ही कुछ अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक छोटा सा एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक कम्युनिटी को हम डेवलप कर रहे हैं जिसमें सारे इकोसिस्टम्स है, जैसे कि कमर्शियल भी है, ऑफिस भी है, रेसिडेंस भी है, एंड सब कुछ आजू बाजू में। एंड एट द सेम टाइम हमारा प्राइसेस है ना सर, हम लोग खुद कॉन्ट्रैक्टर्स है, तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर हम लोग को खुद को पहले से हमारा बजटिंग मालूम है कि इतना पैसा ही लगने वाला है, और उसके हिसाब से हम लोग बजट करते हैं। एंड हम लोग उसके हिसाब से प्राइसिंग रखते हैं, हम लोग मार्केट के हिसाब से प्राइसिंग नहीं करते। कॉन्ट्रैक्टर को मालूम है कि पैसा कहाँ से हो। अभी मेजोरिटी डेवलपर्स कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, तो उन लोग, और वो इंजीनियर भी नहीं है, तो वो बिजनेसमैन है। तो उन लोग को जो मार्जिन है उनके मार्जिन एक्चुअली मार्केट प्राइस से उनका मार्जिन बनता है, हमारा मार्जिन हमारे कॉन्ट्रैक्टिंग से बन जाता है। तो हम लोग को वी ट्राई टू गिव इट एट अ गुड प्राइस। सो हाउसिंग इज़ नॉट ओनली जस्ट रियल एस्टेट, हाउसिंग इज़ ऑल्सो नेशन बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग ऐसा बोलता है रोटी कपड़ा मकान, ऐसे बेसिक ऐसे नेसेसिटी, वैसा एक नेसेसिटी है हमारा ये हाउसिंग, एंड दिस इज़ अर्बन रीडेवलपमेंट। सो अर्बन हाउसिंग में भी अफोर्डेबल हाउसिंग का एक स्कीम होता है, अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग। तो हम लोग ट्राई करते हैं, उसके अंदर भी हम क्वालिफाई है, वो 60 मीटर के नीचे रखें हम लोग हमारे फ्लैट्स के साइजेस, तो वो भी हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे कुकर करना में हम लोग टोटल वही सेगमेंट कैटर कर रहे हैं, तो वो भी सी फेसिंग, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन आपके एमिनिटीज़, बट द सेम टाइम बजट विल बी वेरी लेस। तो आपको 1.5 करोड़ में आपको 3 BHK मिल सकता है वहाँ पे कोपर करना में। पाम बीच रोड पे 2 करोड़ में 3 BHK मिल सकता है। एंड वाशी में तो हम ऑलरेडी बेच ही रहे हैं, थोड़ा महंगा है वहाँ वाशी में, लेकिन फिर भी वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। एक्चुअली वाशी इटसेल्फ इट इज़ एक्सपेंसिव, वाशी इज लिटिल एक्सपेंसिव। या सो ऐसा है सर। देखिए दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर जब बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ मैं डिस्कस करता हूँ ना, तो उनका 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। एक होता है एडवर्टाइजिंग, दूसरा होता है ब्रांडिंग। तो लोग मुझे हमेशा पूछते हैं बीइंग एज एन सोशल इन्फ्लुएंसर या फिर एज एन यूट्यूबर कि और सोशल प्लेटफॉर्म को हम हमारे ब्रांडिंग के लिए कैसे यूज़ करें या फिर एडवर्टाइजिंग के लिए कैसे यूज़ करें। लेकिन ईवी होम्स एक ऐसा ब्रांड है ना जिन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म को एज एन सर्विस टूल यूज़ किया। मैंने जस्ट अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले से आपसे डिस्कस कर रहा था मैं कि आपने यूट्यूब पे अपडेट देना शुरू कर दिया, तो ये वाज टेलिंग मी कि अपडेट इसके लिए है कि जो हमारे जो प्रीवियस मेंबर्स है जो रीडेवलपमेंट के,
उनको भी अपडेट मिलता रहे कि साइट पे क्या चल रहा है। दे डोंट नीड टू गो दी साइट और क्या चल रहा है देखे, क्या चल रहा है देखे। क्यूरियोसिटी होती है जब घर बुक होता है ना, तो क्या हो रहा है साइट पे, तो एवरी मंथ लोगों को यूट्यूब से अपडेट मिल जाएगा। दूसरा, कुछ बायर्स इंडिया से, कुछ इंडिया के बाहर से भी है, तो उनको भी क्यूरियोसिटी होता है कि साइट पे क्या काम चल रहा है। तो एग्जैक्ट क्या काम चल रहा है ड्रोन के, तो एकदम एडवांस तरीके से बता दे कि कितना काम चल रहा है। और सेम अपडेट आपके व्हाट्सएप पे भी आ जाते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो आते हैं। तो ये मैंने पहली बार देखा इतने सालों के एक्सपीरियंस में कि लोगों को लगता है कि यूट्यूब से सिर्फ कस्टमर मिलते हैं, लेकिन यूट्यूब से मिले हुए कस्टमर को हम सर्विस दे सकते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल आप लोगों ने सेट किया है। आई जस्ट रियली वांटेड टू अप्रिशिएट दिस थॉट। इवन इन्होंने ऐप्स वगैरह भी बनाए कि आपके पेपर वर्क हो, आपके कुछ कंप्लेंट्स हो, डिस्कशन हो, वो सब ऐप के थ्रू ही मिलेगा। आपका बुकिंग हो जाता है तो सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। माइक्रो लेवल पे सारे जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो भी पार्टनर्स है, वो सब एक्टिव रहते हैं, सबके लिए कॉन्टैक्ट होता है। तो ऐसा कि ये लेवल पे जब थॉट प्रोसेस आता है ना, तो डेफिनेटली ईवी होम्स जैसा ब्रांड होता है। एक आखिरी सवाल फिर से आपके लिए रहेगा, ईवी होम्स का अगर हम थोड़ा ब्रांडिंग के बारे में बता पाओ, ईवी होम्स क्यों नाम ऐसा? So EV Homes is part of my family. We are from EV family. So EV Homes is an easy home, and my father's name is EV Thomas. And इसका एक फिलॉसफी ऐसा है कि हम लोग जिधर भी हमने काम किया है, जैसे कि ओमान में काम चल रहा है, केरला में काम चल रहा है, हमारा बेंगलोर में हमारा प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग को एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके। तो सब जगह पे हम एक ही ब्रांड यूज़ करते हैं, EV Homes। ईवी होम, और तो लोगों को ब्रांड रिकॉल अच्छा आता है। अच्छा। एंड प्लस या यूर राइट, सोशल मीडिया को हम लोग ऐसा टूल यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ इट लाइक अ सर्विस टूल इन सच अ वे कि हम लोग, हमारे जो कस्टमर्स है, हम हमारे कस्टमर्स को सारे कम्युनिकेशन देते हैं। तो कस्टमर इतना एकदम प्राइड लगता है उसको कि देखो मेरा काम कितना फास्ट चल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है। मुझे घर बैठे अपने घर बैठे अपने वो 4 जन को वो भेजते हैं, शॉर्ट्स भेजते हैं हम लोग व्हाट्सएप पे। तो वो शॉर्ट्स को वो कम से कम 50 जन को फॉरवर्ड कर देते हैं। हम मैंने जिधर कर बुक किया ना, कितना फास्ट काम हो रहा था, कितना टावर बन गया, पता है कि हमारा काम बहुत सॉलिड चल रहा है। तो वो जिनको भेजा है उसमें 50 में से 3-4 जन कन्वर्ट हो जाते हैं। करेक्ट। और वो लोग बाद में भेजते हैं आगे फॉरवर्ड, ग्रुप्स में डाल देते हैं, सीपीस को भेजते हैं। सीपीस भी बोलते हैं, अरे तुम उधर क्या ले रहे हैं, इधर ये देखो, इसका तो पूरा बिल्डिंग दिख रहा है हमको, ड्रोन शूट कर दे रहे हैं, ड्रोन में दिख रहा है। और ड्रोन में हम बाजू बाजू का भी दिखा देते हैं, बाकी लोग का भी देख लो, ऐसा ड्रोन भी दिखाते हैं हम लोग। तो इट इज़ ऑलवेज वी यूज इट लाइक अ टूल। एंड ब्रांडिंग तो सी, ब्रांडिंग प्रेजेंस ऑफ एवरीवेयर, वेर एवर द नीड इज देयर। वी आर प्रेजेंट इन द सोशल मीडिया ऑल्सो, वी आर प्रेजेंट इन। आप एक्चुअली मैं इन्फ्लुएंसर हो, यू नो हाउ टू इन्फ्लुएंस द पीपल्स। आपको मालूम है लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे? नहीं, हम लोग ओजी, गणेश भाई ओजी इन्फ्लुएंसर्स है, हम लोग डुप्लीकेट इन्फ्लुएंसर है। नहीं, वैसा नहीं है। मैं तो चलो छोटी मोटी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पहले से ऐसा लगता था कि कोई एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की इन्फॉर्मेशन मिले, ना कि सिर्फ राइटअप के जरिए, बल्कि वीडियो के भी ऐसा। और दूसरा, ये 2 वे देखता हूँ मैं। हम बिल्डिंग बहुत अच्छा बनाते हैं, पर 8 साल के बाद उतना मेंटेन नहीं रहता, तो हमें अच्छा नहीं लगता। राइट। तो मैं ये चाहता हूँ बिल्डिंग हमने कितनी खूबसूरत बनाई, उसका कहीं एक हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड रहे। यस यस। तो उसमें से क्या है, ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज हो जाती है, हमारी मेमोरीज एक कैप्चर हो जाती है एक जगह पे, और लोगों के लिए लीड्स मिलता है, लोगों को बिल्डर की इंफॉर्मेशन फैच करनी ईजी हो जाती है। दूसरा, लोग हमेशा कहते हैं कि जो सोशल मीडिया का फेस है वो कहाँ भाग के जाने वाला है, और जिसको भाग के जाने वाला है वो कैमरे पे आने वाला भी नहीं है। तो अक्सर मैं जब लोगों से बातें करता हूँ तो पता चल जाता है कि इनका इंटरेस्ट लेवल क्या था। और ओवरऑल सर, आज का डिस्कशन काफ़ी अच्छा लगा। आई लर्न सो मेनी थिंग्स आज के इंटरव्यू में। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट मुझे बातें करना इसके लिए अच्छा लगता है, बिल्डर्स हो, डेवलपर्स हो, इंटरव्यूज़ लेना, कि कुछ ना कुछ नए तरीके सीखने मिलते हैं, जिसमें सर्विस टूल आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। ये नया एक चीज़ मैंने सीखा आपसे। तो सर, थैंक यू सो मच आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू गणेश, विश यू ऑल द लक इन द वर्ल्ड एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना भूलिएगा नहीं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो अगर अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।